स्वागत है प्यारे बच्चों आपकी आज की कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे हैं परिकल्पना परीक्षण का। इसके अंतर्गत हम जान चुके हैं कि परिकल्पना किसी समस्या का एक संभावित समाधान होता है, एक ऐसा सुझाव होता है जो कि समस्या को समाधित करने का रास्ता दिखाता है। तो इस संभावित समाधान को सत्य माना जाए या असत्य माना जाए, इसके लिए शून्य परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। शून्य परिकल्पना के आधार पर जब हम ये बात कहते हैं कि जो सही और गलत है, अभी किसी भी चीज़ को सत्य नहीं माना जा रहा है, तो ये कोई भी अंतर नहीं है, इस कथन को कहता है। और कोई भी अंतर नहीं है तो कोई भी अंतर दो समूह के मध्य में जो अंतर जांचा जाता है उसकी बात की जाती है। नल हाइपोथेसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर रोनाल्ड ए फिशर ने किया था और यह लैटिन भाषा की नल से बना है, जिसका अर्थ है कोई नहीं, और जर्मन भाषा के नल में इसका अर्थ होता है शून्य। इसका संकेत चिन्ह H0 है, यानी कि हाइपोथेसिस शून्य। इस आधार पर हमने शून्य परिकल्पना बना के देखी और हमने उदाहरण के रूप में लिया था वैक्सीनेशन का जो टीका लगा है उसका वयस्कों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा। ये हम रिसर्च करना चाहते हैं इस टॉपिक पे, और इस आधार पर हमने शून्य परिकल्पना क्रिएट कर ली है। तो शून्य परिकल्पना के नेचर को हमने जाना कि ये नॉन डायरेक्शनल होती है, ना ये पॉजिटिव की बात करती है ना नेगेटिव की बात करती है, बल्कि कहती है कि अभी मैं दोनों ही कथनों को क्या करती हूँ, स्वीकारती हूँ। ना पॉजिटिव बात है ना नेगेटिव बात है, अभी कोई बात ही नहीं है। ये ये हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए बातें नहीं करती कि जो मैंने कह दिया समाधान बस उसी को माना जाए, कि प्रभाव पड़ा है तो पड़ा है, प्रभाव नहीं पड़ा है तो नहीं पड़ा, इसकी बात ये नहीं करती है। वो कहती है कि मुझे अभी पता ही नहीं है कि प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, कितना पड़ा तो कितना पड़ा, कैसा पड़ा, किन कारणों से पड़ा, ये सब टेस्टिंग के बाद पता चलेगा। जब सांख्यिकी प्रविधियों को लगाया जाएगा तब मैं बता पाऊंगी कि दो मध्यमानों के बीच में जो सार्थक अंतर है वो है भी या नहीं है। जब ये बात सत्य सिद्ध हो जाती है कि दो मध्यमानों के बीच में कोई सार्थक अंतर नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसीलिए जब ये बात करती है कि अभी न पॉजिटिव है नेगेटिव रिजल्ट है, तो ये टू टेल की बात कर रही है। यहाँ पे दो बातों को साथ में लेके चल रही है, न सकारात्मक न नकारात्मक, दोनों ही अपने में समाहित कर देती है। इसीलिए द्विपक्षीय परीक्षण इसमें किया जाता है। शून्य परिकल्पना की परीक्षण करने के लिए आपको सार्थकता स्तर को जानना जरूरी है, और सार्थकता स्तर को मैंने आपसे कहा कि अल्फा ए से जांचा जाता है। सार्थकता स्तर जांचने के लिए आपको विश्वास स्तर पता होना चाहिए। रिसर्च में इसका बहुत बड़ा योगदान है कि आप परिकल्पना का जो आकलन मूल्यांकन कर रहे हैं उसके लिए पूर्व में कोई रिसर्च करने से पूर्व ही जब आपने समस्या सोच ली है, तब आप विश्वास स्तर भी क्या करते हैं, सोच लेते हैं। तो दो विश्वास स्तर होते हैं 0.05 जिसका वैल्यू होता है 1.96 और 0.01 जिसका वैल्यू होता है 2.58। 0.01 99% केसेस को सपोर्ट करती है और 0.05 डिनोट करता है 95% केसेस को, जिसमें कि 5% एरर होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारे दो वैल्यू हैं 0.05, 0.01। 0.05 का वैल्यू लेवल होता है 1.96 और 0.01 का वैल्यू लेवल होता है 2.58। ये याद रखना है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब सार्थकता अंतर को कैसे जानेंगे, इसके लिए कुछ स्टेप बताए गए। क्योंकि आप वैल्यू निश्चित कर चुके हैं तो आप ये जानते हैं कि परिकल्पना की जांच वैल्यू के आधार पे होनी है। तो आपने नल हाइपोथेसिस बना ली कि वैक्सीनेशन के प्रभाव के मध्य कोई सार्थक अंतर नजर नहीं आ रहा है या कोई अंतर नहीं है। ये बात आपने कह दी कि कोई अंतर नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, आपने अस्वीकृत कर दी बात।
तो अब बात होती है कि जब आप मान ही नहीं रहे हैं कि कोई अंतर है, तो अब आप क्या करेंगे, सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग करेंगे। तो जब भी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, तो या तो आप टी टेस्ट का यूज करते हैं दो मध्यमानों के बीच में अंतर जांचने के लिए, या आप सी आर का यूज करते हैं। कब टी का यूज किया जाएगा सार्थक स्तर जांचने के लिए और कब सी आर का अध्ययन किया जाएगा, यूज किया जाएगा, ये हम अपने नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, जब हमारे पास सार्थकता अंतर से संबंधित कंटेंट हम अध्ययन कर रहे होंगे कि टी कैसे निकाला जाता है और सी आर कैसे निकाला जाता है। तो शून्य परिकल्पना को टी और सी आर पर बेसिकली क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। जैसे जैसे समूह बढ़ते जाते हैं, तो सांख्यिकी की विधियों में भी जो टेस्टिंग के लिए जो आप सांख्यिकी प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी मेथड में क्या आता रहेगा, चेंज आता रहेगा। लेकिन नॉर्मली क्या किया जाता है, टी और सी आर से ही आपका शून्य परिकल्पना मेजर हो जाती है। अब टी और सी आर का वैल्यू मान लीजिए आपका आ गया है 1.99। तो मध्यमानों के बीच में अंतर की सार्थकता का जो वैल्यू आया रिजल्ट में 1.99। तो अब आपने इस वैल्यू की जांच करनी है किससे, जो 0.05 और 0.01 का आपने लेवल सेट किया था। तो आपने अपने रिसर्च के लिए, चूंकि आप ह्यूमैनिटी वाले हैं, आपको जो रिसर्च करनी है वो किस लेवल पे करनी है, 0.05 पर करनी है। और जब आपको वैज्ञानिकों की तरह अनुसंधान करना है, वैज्ञानिक अनुसंधान करना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, 0.01 पे रिसर्च का कार्य किया जाएगा। तो आपका कार्य इसी से हो जाएगा 0.05 का। तो 0.05 का मान मैंने कितना बताया था आपको, 1.96। ठीक है, 1.96 बताया। अब जब हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि 0.05 पर का वैल्यू जो 1.96 है, वो छोटा हो गया है किससे, जो आपका टी का वैल्यू आया उससे। जब इसका वैल्यू, जो टी का वैल्यू है या सी आर का वैल्यू है, वो बड़ा हो जाता है किससे, आपके विश्वास स्तर के मान से, तो तब आपकी हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस आपने कही थी, वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी बात है कि भाई आपने कहा कि इनके बीच में कोई सार्थक अंतर ही नहीं है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि टी का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आ गया है, विश्वास स्तर का वैल्यू कम आ गया है। तो ऐसी स्थिति में अब पता चल रहा है कि सार्थक अंतर है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो बनाई थी रिसर्चर ने कि इसमें अच्छा प्रभाव पड़ा, इसमें बुरा प्रभाव पड़ा, तो वो बात क्या हो गई है, सत्य सिद्ध हो गई है। हाँ, अच्छा प्रभाव पड़ा या बुरा प्रभाव पड़ा है। तो 1.99 बड़ा हो गया है 1.96 से। तो यहाँ तो ये क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, और ये बात नल हाइपोथेसिस को हम अस्वीकृत करते हैं और ये कहते हैं कि दोनों के बीच जो प्रभाव है, प्रभाव के मध्य अंतर है। अब वो प्रभाव आप बताएंगे कि मान लीजिए जो वीमेन्स थी उन पे वैक्सीन का अच्छा प्रभाव पड़ा और जो मैन थे उस पे उसका प्रभाव पड़ा। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि जो महिलाएं हैं उन पे वैक्सीनेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और जो पुरुष हैं उन पे उसका क्या पड़ा है, बैड इम्पैक्ट पड़ा है। किस स्तर का पड़ा, तो आप अब रिजल्ट को जो मीन आया है, महिलाओं के मीन और पुरुष के मीन के आधार पर ये बात सिद्ध करेंगे। ठीक, तो कैसे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, अब सेलेक्ट कैसे होगी। अब हमने यहाँ तो ये रिजेक्ट हो गई, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि इसको साइंटिफिक तरीके से देख लेते हैं, हम 0.01 पे देख लेते हैं। तो 0.01 का वैल्यू क्या है, 2.58। तो 2.58 क्या है, बड़ा है किससे, टी के वैल्यू से। तो इस आधार पर नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट कर ली जाएगी, क्योंकि टी और सी आर का वैल्यू छोटा हो गया है आपके सिग्निफिकेंस लेवल से। तो आपने वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करते हुए कहा कि जो
कोविड वैक्सीनेशन का जो प्रभाव है, उस प्रभाव के मध्य कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ पॉजिटिव पड़ा, कुछ नेगेटिव पड़ा हुआ है, लेकिन प्रभाव क्या है? प्रभाव में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा पॉजिटिव पड़ा है या ज़्यादा नेगेटिव पड़ा, दोनों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। तो आपकी नल हाइपोथेसिस 2.58 पर क्या कर ली गई? एक्सेप्ट कर ली गई है। तो ये आप कब करेंगे? जब आप थर्ड स्टेप चल रहे होंगे, आप सिग्निफिकेंस लेवल के वैल्यू से टी और सी आर के वैल्यू को मेजर करेंगे और फिर अंत में अपना स्टेटमेंट दे देंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई या सेलेक्ट हुई। तो रिजेक्ट और सिलेक्शन का मैंने आपको बता दिया। जब सिग्निफिकेंस लेवल से आपका जो वैल्यू है, किसका? टी और सी आर का, वो क्या होगा? छोटा होगा। जब क्या है? सिग्निफिकेंस लेवल से टी और सी आर छोटा होगा तो आपका नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जब आपके सिग्निफिकेंस लेवल से टी और सी आर बड़ा हो जाएगा तो नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट होती है तो वो कहती है कि जिस भी चीज के बीच में आप तुलना कर रहे हैं उसमें कोई अंतर है ही नहीं। और जब आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो आप ये कहते हैं कि जिस भी चीज दो समूह के बीच में जो आप अध्ययन कर रहे हैं उनमें पर्याप्त अंतर नजर आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह दें कि लड़के लड़कियों से अच्छे होते हैं तार्किक क्रियाओं को करने के लिए। तो ये हमने जो स्टेटमेंट दिया इसको हम मेजर कर रहे हैं और मेजर करते हुए हमारा जो टी और सी आर का वैल्यू था वो ज़्यादा आ गया सिग्निफिकेंस लेवल से। तो ये क्या बताएगा? यहाँ पे ये बताएगा कि लड़के और लड़कियों की तर्क शक्ति में कोई अंतर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टी आर छोटा आ गया है आपके सिग्निफिकेंस लेवल से। आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली गई कि लड़के और लड़कियों में तर्क शक्ति में कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन वहीं आपका टी और सी आर बड़ा आ जाता है तो यहाँ बताता है कि लड़के और लड़कियों की तर्क शक्ति में क्या है? अंतर है। और अंतर में आपका मीन बताएगा कि अंतर कैसा है। तो मीन कम और ज़्यादा होगा तो वो बताएगा कि प्रभावित कौन ज़्यादा हो रहा है और कौन कम हो रहा है। तो ये सार्थकता अंतर को जांचने के क्या है? 4 स्टेप है। पहले नल हाइपोथेसिस बनाना, दूसरा आपको सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग करना, तीसरा 0.05 0.01 की वैल्यू पर टी और सी आर के वैल्यू को मेजर करना और चौथा स्टेप है उसके आधार पर जो कंक्लूजन आएगा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और सेलेक्ट करके बताना। फर्ग्यूसन महोदय ने इन 4 स्टेप को डिफाइन किया और इन्होंने कहा कि पहले परिकल्पना निर्माण कर लेंगे, फिर हम टी और सी आर की सांख्यिकी का प्रयोग कर लेंगे, फिर इनके बीच में मध्यमान और प्रमाणिक विचलन का अवलोकन करते हुए हम 0.05 और 0.01 की वैल्यू की सार्थकता स्तर पर बताएंगे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है। ठीक? तो नल हाइपोथेसिस को सिलेक्ट और रिजेक्ट कैसे किया जाता है ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। अब बात आती है सार्थकता परीक्षण की। तो सार्थकता परीक्षण हेतु 2 टेस्ट का यूज किया जाता है। जो प्रोसेस अभी हमने नल हाइपोथेसिस के लिए देखी कि सार्थकता स्तर को जांचा जाएगा, तो अब सार्थकता टेस्ट भी लगाया जाएगा। तो सार्थकता टेस्ट जो अनुसंधान परिकल्पना की प्रकृति है उसके आधार पर 2 तरीके के क्या होते हैं? टेस्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्शनल टेस्ट और एक होता है नॉन डायरेक्शनल टेस्ट। जो डायरेक्शनल टेस्ट होता है उसको वन टेल टेस्ट भी कहा जाता है और जो नॉन डायरेक्शनल टेस्ट है उसको क्या कहते हैं? टू टेल टेस्ट भी कहा जाता है। अब टेल से पता चल रहा है पूंछ। टेल का अर्थ क्या होता है? पूंछ। तो यहाँ जो विस्तृत योगदान दिया जाएगा तो पूंछ का अर्थ है परिकल्पना के पीछे पूंछ नहीं लगा दी जाएगी, बल्कि यहाँ पूंछ से तात्पर्य है कोई भी आंकड़ा आपके नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे क्या होता है? वितरित हुआ होता है। सामान्य प्रायिकता
वक्र इसे कहा जाता है, या सामान्य संभावना वक्र कहा जाता है। ये घंटी की आकृति का होता है और इसके केंद्र में यानी कि मध्य में सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू होती है, मीन, मीडियन और आपका मोड। जो सेंट्रल टेंडेंसी की तीनों वैल्यू हैं वो कहाँ होती हैं? केंद्र में होती हैं। अब इसके जो इधर का साइड है, राइट साइड, इस और पॉजिटिव आंकड़े होते हैं और इस और क्या होते हैं? नेगेटिव आंकड़े होते हैं। केंद्र में क्या आ गया? मीन आ गया है। मीन के इधर बढ़ते हुए आंकड़े होंगे, मीन के इधर घटते हुए आंकड़े होंगे। तो इसका जो विस्तार होता है वो मीन से लेकर जो आपका राइट वे है उधर +1 स्टैंडर्ड एविएशन, +2 स्टैंडर्ड एविएशन, +3 स्टैंडर्ड एविएशन तक ये राइट साइड होता है। और ऐसे ही -1 स्टैंडर्ड एविएशन, -2 स्टैंडर्ड एविएशन, -3 स्टैंडर्ड एविएशन तक फैला होता है। यानी एक एनपीसी, शॉर्ट फॉर्म में इसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को एनपीसी कहते हैं। तो एक एनपीसी +-3 स्टैंडर्ड एविएशन तक क्या होता है? विस्तारित होता है। कि नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का जो विस्तार क्षेत्र है वो कितना होता है? +-3 स्टैंडर्ड एविएशन से, +3 राइट साइड और -3 लेफ्ट साइड ये होगा। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि मिड में सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यूज़ कहाँ स्थापित होती हैं? तो हमेशा एनपीसी के मिडिल में क्या होती हैं? स्थापित होती हैं। 50% डाटा इस और होगा और 50% डाटा क्या होगा? इस और होगा। तो नेगेटिव का डाटा 50%, पॉजिटिव का डाटा भी 50% और मिडिल में आके आपके सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू। तो ये बात कर रहा है टेल की, तो इस टेल की, इसके इन छोरों की ये बात कर रहा है, किनारों की बात कर रहा है, इन साइड्स की बात कर रहा है। इसको टेल कहा गया है यहाँ पे। कि जब आप सार्थकता परीक्षण करते हैं तो 1 टेल्ड और 2 टेल्ड टेस्ट का आप यूज करते हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का अर्थ क्या है? जब आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ा क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी वैक्सीनेशन का प्रभाव पॉजिटिव हो सकता है, तो आप इधर की बात कर रहे हैं, ठीक। और जब आप बात कर रहे हैं नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप इस छोर की बात कर रहे हैं। लेकिन जो नॉन डायरेक्शनल है, जो ये कहता है कि कोई अभी अंतर नहीं नजर आ रहा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ये दोनों ही छोरों की क्या करता है? बात करता है कि कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। तो जब आप पॉजिटिव बोलेंगे तो चित्र में केवल कितनी चीज आ जाएंगी? एनपीसी के चित्र में आप केवल इस छोर की तरफ दर्शाएंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। जब आप पॉजिटिव की बात करेंगे तो आप राइट साइड में क्या करेंगे? दर्शाएंगे कि भाई रिजल्ट इस और आ रहा है। लेकिन जो आपका नल हाइपोथेसिस होगा वो किस चित्र का निर्माण करेगा? इस चित्र का निर्माण करेगा कि दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो उसे 2 टेल टेस्ट कहा जाता है। जो 1 टेल टेस्ट है, अभी मैंने आपको कहा जो 1 टेल टेस्ट है इसे डायरेक्शनल टेस्ट भी कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया। इसके निर्माण में जो परिकल्पना निर्मित की जाती है, जो अनुसंधान करता होता है, दिशा पहले ही निश्चित कर लेता है। जैसे जो अनुसंधान करता है उसने कहा वैक्सीनेशन का पॉजिटिव असर पड़ा, और दूसरा बोला कि वैक्सीनेशन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो यहाँ उसने बुरा और अच्छा पहले ही कह दिया, अपनी बात जो कह रहा है। कुछ लोगों को देखने के बाद उसने परिणाम सारी जनता पे क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया है। तो इसको कहा जाएगा, जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दिशा दिखा दे रहा है कि या तो पॉजिटिव की बात कर रहा है, नेगेटिव की बात कर रहा है, तो यहाँ वो एक दिशा की ओर मुड़ा हुआ है और उसी दिशा को वो सत्य भी मान रहा है। तो इसको कहा जाता है वांटेड या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी आप इसे कह सकते हैं। इसके परीक्षण के लिए आपको निरस्ता क्षेत्र, यानी अभी एनपीसी में जो मैंने निरस्त क्षेत्र बताया कि ये पॉजिटिव का आपका राइट साइड होगा और नेगेटिव का आपका लेफ्ट साइड होगा, उसे निरस्तता क्षेत्र कहा जाता है। इसमें जो वक्र है उसके बाएं या दाएं छोर की ओर वो मुड़ा होगा। अगर पॉजिटिव है तो आपके राइट साइड में और नेगेटिव है तो आपके लेफ्ट साइड में होगा।
तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वन टेल टेस्ट कहा जाता है। जैसे इन्होंने सकारात्मक परिकल्पना बनाई थी कि इस पे अच्छा प्रभाव पड़ा, और नकारात्मक परिकल्पना बताई कि इस पे क्या पड़ा, बुरा प्रभाव। जिसमें हम ये कह देते हैं अच्छा है बुरा है, लड़के अच्छे हैं लड़कियां बुरी हैं, लड़कियां अच्छी हैं लड़के बुरे हैं, जहां हम ये बात स्टेटमेंट के रूप में कह देते हैं उसको कहा जाता है आपका डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिसमें आप दिशा पहले दिखा दे रहे हैं। इसको वन टेल्ड कहा जाता है क्योंकि एनपीसी के किसी एक दिशा की और हाइपोथेसिस का क्या है, पूरा का पूरा रुख मुड़ा हुआ है। तो इस चित्र में पॉजिटिव दिखाया गया है क्योंकि मैंने इधर कहा है इधर पॉजिटिव डाटा होते हैं, और इधर आपके नेगेटिव दिखाया गया है क्योंकि इधर नेगेटिव डाटा होते हैं। तो इस तरीके से चित्र बनेगा एक पुच्छिया और परीक्षण का। द्विपुच्छीय यानी टू टेल टेस्ट किसे कहा जाता है, इसे नॉन डायरेक्शनल टेस्ट भी कहते हैं। यानी कि इसमें कोई दिशा नहीं दिखाई जाएगी, इसमें बात की जाएगी कोई अंतर नहीं है और कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, ये नहीं की बात करेगा। तो इसको टू टेल्स कहा जाता है, इसीलिए इसे दिशा विहीन भी कहा जाता है। ना ये पॉजिटिव की ओर इंगित करता है ना नेगेटिव की ओर इंगित करता है, कहता है कोई अंतर है ही नहीं, लड़के और लड़कियों में कोई अंतर है ही नहीं, इसकी बात कर रहा है। रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि लड़कियां अच्छी हैं या लड़के अच्छे हैं। तो ये दिशा विहीन हो गया है, जिसमें कोई रास्ता हमें हमारे कथन पे नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसमें एनपीसी के दोनों छोरों पे क्या होता है आपका जो डायरेक्शन है वो आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये दोनों पलड़ों को एक समान लेकर अभी चल रहा है। रिजल्ट किधर आएगा वो बाद में पता चलेगा। यहाँ नोट में भी मेरे द्वारा अंकित किया गया है, निरस्तता क्षेत्र प्रायिकता वक्र यानी एनपीसी कर्व के एक छोर या दोनों छोरों पर स्थित होने के कारण ऐसे परीक्षणों को वन टेल्ड या टू टेल टेस्ट कहा जाता है। टेल का अर्थ एनपीसी के दोनों किनारों से है। तो द्विपक्षीय परीक्षण में नल हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस तरीके से बनाई जाती है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बातों को इसने समानता दी हुई है। अब रिजल्ट में अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो एनपीसी का आप वैसा रिजल्ट बना देंगे, और अगर रिजल्ट आपका क्या आया नेगेटिव आया तो आप उस तरीके से अपना रिजल्ट का आयाम प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। अब बात आती है कि आप जब नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो कई बार ऐसे चांस पड़ जाते हैं कि उसमें त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाती है। जब नल हाइपोथेसिस में आप किस चीज़ का मेजर कर रहे हैं, सार्थकता मान का मेजर कर रहे हैं, तो उसमें किस चीज़ के होने की आवश्यकता बढ़ जाएगी, त्रुटियां होने की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो जो इसमें त्रुटियां होती हैं इन्हें टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ये उत्पन्न होता है कहाँ से, जब आप शोध कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले ही आप विश्वास स्तर निर्मित कर लेते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा जैसे कि 0.01 और 0.05, ये विश्वास स्तर रिसर्च करते टाइम आप पहले ही कर लेते हैं कि मैं अपने नल हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस की टेस्टिंग इस वैल्यू पर करूँगा। अब जो शोध करता है वो क्या कर रहा है, अपनी इच्छा से इस वैल्यू को, जो सिग्निफिकेंस लेवल के दो स्तर हैं, इसमें अपनी इच्छा से क्या कर देता है, उसको घटा देता है या बढ़ा देता है। 0.01 को बढ़ा देगा या 0.05 को घटा देगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे किस एरर को डेवलप कर रहा है, वो वहाँ पर हाइपोथेसिस उसकी रिजेक्ट हो रही थी, लेकिन वो क्या करना चाह रहा है, उसको सेलेक्ट करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि जो मेरी बात थी वही क्या हो, सत्य सिद्ध हो। या वो ये चाहता है, नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो रही थी और वो उसे रिजेक्ट करना चाह रहा है कि नहीं ये आंसर इसका नहीं आना चाहिए। तो जब नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो रही है और वो जानबूझ के उसको क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है और जानबूझ के सेलेक्ट कर दे, तब हमारा टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या हो जाता है, आ जाता है। तो ये एक कंटेंट के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयत्न किया है
ये आपकी हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस या तो ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी। ये निश्चित है कि उसने क्या होना है, स्वीकृत होना है या अस्वीकृत होना है। ये दो चीजें इसमें आएंगी। अब हमने यहाँ दिया कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कब होगी और रिजेक्ट कब होगी। जब नल हाइपोथेसिस क्या कर दी जाती है, सत्य थी कि कोई सार्थक अंतर नहीं, और रिजल्ट में भी क्या आता है कि कोई सार्थक अंतर नहीं है। जब क्या था, आपने नल हाइपोथेसिस बनाया कि कोई सार्थक अंतर नहीं है दोनों समूहों के मध्य में, और रिजल्ट ने भी यह प्रूव कर दिया है कि कोई सार्थक अंतर नहीं है, तब आप इसी को लेके चल रहे हैं, तो आप देयर इज नो एरर, यहाँ कोई एरर आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन नल हाइपोथेसिस तो थी कि कोई सार्थक अंतर नहीं है, और आपने क्या कर दिया, उसको यही रिजल्ट में आ रहा था कि कोई सार्थक अंतर नहीं, और आपने उसे जानबूझ के क्या कर दिया, रिजेक्ट कर लिया। तो जब आप ऐसा करते हैं कि सेलेक्ट होने वाली हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, तो आप टाइप 1 एरर करते हैं। क्या करते हैं, टाइप 1 एरर करते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए पहले ही। तो आप उसके 0.05 के वैल्यू को बहुत कम डाउन कर देते हैं कि रिजल्ट आपका क्या हो जाए, इससे इफेक्टेड हो जाए। फिर ऐसे ही आप क्या करेंगे, जो आपका हाइपोथेसिस है फॉल्स, यानी कि अ, सार्थक अंतर आ रहा है। नल हाइपोथेसिस में क्या आ रहा है, सार्थक अंतर आ रहा है, तो आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सार्थक अंतर आ रहा था और आपने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जबकि आपको क्या करना चाहिए था, रिजेक्ट करना चाहिए था। जब आप कोई सार्थक अंतर है ये बात को स्वीकृत कर लेते हैं और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, तो अब तब आप कोई एरर नहीं कर रहे थे। लेकिन नल हाइपोथेसिस कह रही थी कि सार्थक अंतर है, और आपने कहा कि नहीं, नल हाइपोथेसिस नहीं, सार्थक अंतर नहीं है, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो आप यहाँ पे कौन सा एरर कर देते हैं, टाइप 2 एरर। इसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, 0.01 के लेवल को बढ़ाकर 0.01 ले जाते हैं, ताकि आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो सके, एक्सेप्ट हो सके। तो टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी कहते हैं, और टाइप 2 एरर को बीटा एरर भी कहा जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो टाइप 1 एरर कब होगा, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, कोई सार्थक अंतर नहीं है, रिजल्ट में भी यही आया कि नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कोई सार्थक अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप जानबूझ के उसे क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो टाइप 1 एरर। जब आपकी नल हाइपोथेसिस का रिजल्ट आया कि कोई सार्थक अंतर है, और आप तब भी इसको स्वीकृत ना करते हुए कि अंतर है को स्वीकृत ना करते हुए आप उस बात को स्वीकृत करते हैं कि कोई सार्थक अंतर नहीं है, तो आप टाइप 2 एरर यहाँ पे कर रहे होते हैं। टाइप 1 एरर को अल्फा और टाइप 2 को क्या कहते हैं, बीटा आपका कहा जाता है। तो इतना ही हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।